नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड नॉलेज में। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो गाइस, अभी तक हमने क्लास 10th मैथ का 6 मॉक टेस्ट लगा चुका है और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ का 7वां मॉक टेस्ट करने वाले हैं। ये जितने भी मॉक टेस्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और इसमें जितने भी प्रश्न होंगे वो डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम से लिंक होंगे। यानी इसमें यदि आप ये सभी मॉक टेस्ट लगाते हैं तो बोर्ड एग्जाम में आपका थोड़ा कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाला है। इसलिए मॉक टेस्ट लगाना जरूरी है। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जोरदार तरीके से स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरा नाम है वाहिद रेजा और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट से यूट्यूब चैनल ए टू जेड नॉलेज। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं सीधे एक नंबर प्रश्न की तरफ और देखते हैं आज के सेशन में कैसे-कैसे प्रश्न होंगे। आप लोग धैर्य बनाकर, पेशेंस बनाकर प्रश्न को देखते जाइए, बहुत ही अच्छे-अच्छे प्रश्न मिलने वाले हैं। देखिए क्या है कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। तो संख्या रेखा पर कोई भी बिंदु क्या प्रदर्शित करता है? सपोज़ दैट मान लेते हैं ये हमारा संख्या रेखा है। ये हमारा क्या है? एक संख्या रेखा है। ये क्या हमारी संख्या रेखा है? इसमें क्या होता है? ये हमारे बीच में 0 होता है, इधर +1, इधर 2, 3, इधर से इधर 4, इधर 5। इस तरह से इधर आगे जब बढ़िएगा तो ये हमारा प्लस अनंत तक जाता है और इसी तरह से यदि इधर जाए हम तो -1, -2 और -3, इधर से -4 और इधर हमारा माइनस अनंत तक जाता है कि नहीं? एकदम आपने संख्या रेखा को पढ़ रखा हो क्योंकि ये हमको 6 क्लास, 7 क्लास, 8 क्लास में इसकी जानकारी दी जाती है। तो हम देख सकते हैं कि संख्या रेखा क्या होता है? संख्या रेखा पर क्या होती है? तो किसी भी संख्या रेखा पर एक वास्तविक संख्या को दर्शाया जाता है, क्योंकि वास्तविक संख्या में हमारा सब आ जाता है, प्राकृत संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर सब जितने प्रकार की संख्याएँ होती है, वे सभी किसके अंतर्गत आती है? तो वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती है। तो संख्या रेखा में बोल रहा है कि किसको प्रदर्शित किया जाता है, कोई भी बिंदु किसको प्रदर्शित करेगा? तो एक वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करेगा। आई होप सभी ने इसको नोट किया होगा और समझा होगा। ऑप्शन ए विल बी द राइट हो जाएगा। तो ये एक छोटा-सा प्रश्न था, इसके आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं क्या प्रश्न आ रहा है। हाँ, ये प्रश्न बहुत अच्छा है कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20, 24 से भाज्य हो, वह है? बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए जो 16, 20, 24 से भाग लग जाए। ओके? तो सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि कुछ ऐसे इस तरह के प्रश्नों को आप ऑप्शन से भी लगा सकते हैं। ऑप्शन से एलिमिनेट कीजिए कौन-कौन से ऑप्शन पहले कट जा रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि ये 16, 20, 24 से 224 पूरा कट जाएगा। पर यदि आप गौर से देखिए तो ये 24, 224 जो है ना, वह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पर हमें क्या लाना है? तो पूर्ण वर्ग संख्या लाना है। तो ये तो पहले कट जाएगा। ओके, साथ ही साथ हमारा 2400 भी पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ये भी कट जाएगा। बच गया हमारा 1600 और 3600। तो बोल रहा है सबसे छोटी, तो हो सकता है 1600 भी हो सकता है, या यदि यह नहीं होगा तो क्या होगा? 3600 होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं? चेक कर लेते हैं। हमको 1600 सबसे पहले हम 1600 पर चेक करेंगे, तो 1600 तो सीधा दिख रहा है, 16 से कट जाएगा, इसका मतलब ये सही हो सकता है, ठीक है? क्योंकि ये दोनों पूर्ण वर्ग है, देख सकते हैं आप लोग ये दोनों क्या है? पूर्ण वर्ग है। तो केवल हमको ये चेक करना है कि इसमें इन तीनों से भाग लग जा रहा है, 16 से इसमें भाग लग जाएगा, 20 से देखिए तो 20 से भी भाग लग सकता है। साथ-साथ हम यदि 24 से 1600 को घटाएँ, तो देखिए 2400 को हमको 16 से घटाना है, तो 24 के आप 2 पार्ट कर लीजिए, एक होता है 8 और एक 3। यदि हम 8 में 3 से गुणा करें तो 24 आता है कि नहीं? यानी कहने का मतलब हुआ कि इस संख्या में 24 से भाग तब लगेगी, यदि उस संख्या में 8 से भाग लग जाए, 3 से भाग लग जाए, सिंपल बात है। यदि 1600 में हम 8 से भाग करेंगे, तो ये तो कट जाएगा, एकदम सिंपल सी बात है। पर यदि 1600 में हम 3 से भाग करेंगे तो नहीं कटेगा। आई होप सभी ने समझा होगा। ये सबसे पहले हमने क्या किया, इस 1600 में 16 से भाग किया तो कट गया, इसका मतलब ये सही है। उसके बाद 20 से भाग किया तो फिर भी ये कट गया, इसका मतलब ये भी सही है। अब हम 24 से चेक कर रहे हैं कि इसमें कट जा रहा है कि नहीं, 24 से कट जाएगा तो यही आंसर हो जाएगा। पर हम देख सकते हैं कि 24 को हम 2 भाग में तोड़े, एक 8 गुने 3 में, तो यानी वह संख्या 8 से और 3 से भाग लगनी चाहिए। तो 1600 है ना, वह 8 से तो भाग लग जाएगा पर हमारा 3 से भाग नहीं लगेगा। तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो 3 ऑप्शन कट गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट हो जाएगा। चेक करने की भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि 10 कट गया तो एक तो इसका राइट होना ही है। आई होप सभी ने इसको समझा होगा। आगे बढ़ते हैं, ओके? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। यदि यदि fx इक्वल टू इतना दिया है का शून्य का अल्फा बीटा हो तो बताना इनमें से कौन सा रिलेशन सही है, ठीक है? fx बोले तो किसी बहुपद हमको दिया है, एक बहुपद हमको fx दिया है कितना? 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस में 6, इतना दिया हमको बहुपद, ठीक है? तो हम देख सकते हैं ऑप्शन पे यदि नज़र दौड़ाएँ तो क्या दिख रहा है हमको? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, सभी में अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा दिख रहा है। तो हमें भी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालना पड़ेगा। तो अल्फा प्लस यदि हम बीटा निकालें तो ये क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है शून्यकों का योग, जो कि होता है माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी हो गया माइनस, और बी की जगह पे हमारा 6 हो गया अपॉन ए की जगह पे 2 हो गया। इसको जब हम काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -3। और उसी तरह यदि हम अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे,
ये हमारा हो जाता है क्या, C/A हो जाता है। तो C की जगह पे कितना है -6 अपॉन A की जगह पे 2, इसको भी हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा -3 हो जाएगा। और हम देख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है -3 है और अल्फा इंटू बीटा की मान कितना है -3 है। यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, तो बराबर हो जाएंगे। यानी अल्फा प्लस बीटा का जो मान होगा वो अल्फा इंटू बीटा के मान के बराबर होगा कि नहीं। एकदम ये बात क्या है, सत्य है। तो देख सकते हैं हमारा ऑप्शन ए में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट हो जाएगा। आइए सभी ने नोट किया, बहुत ही अच्छे से इसमें प्रश्न है, देखते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। √24 गुने √32 का मान है, ठीक है। देखिए इस तरह के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, पर अंतर सिर्फ है कि यहाँ पे कुछ दूसरा था और यहाँ पे कुछ दूसरा था। इस तरह के प्रश्न को आप कैसे बनाएंगे यदि बोर्ड एग्जाम आता है तो √24 सॉरी ठीक है, क्या करना है हमको, √24 लिखना है और √32 कह रहा है तो √32 लिखना है। इसके बाद आप क्या करेंगे, इस 24 का क्या कीजिए आप गुणनखंड कर लीजिए। इस 24 को हम कैसे-कैसे तोड़ के लिख सकते हैं, देख सकते हैं √2 गुणे √2 गुणे √2 और गुणे √3। अब गुणा करा के देख लीजिए √24 आएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिरके 24, ये पूरा को हमने तोड़ के लिख दिया। उसी तरह √32 को हम लिख सकते हैं √2 गुणे √2 गुणे √2, ठीक है। फिर नीचे लिख रहे हैं √2 गुणे √2 गुणे √2, ठीक है। 32 का जब गुणनखंड कीजिए तो 5 को 2 आता है। तो 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, 16 दूनी 32 दूनी चौ अरे क्या हुआ, 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी अरे यार एक ज़्यादा हो गया, ठीक है, ओके। एक ज़्यादा हो गया, इसको हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। 5 2 रहेंगे, ओके। आइए अब सभी ने समझा। अब देखिए क्या कर सकते हैं हम, यदि यहाँ से एक √2 ले लें और यहाँ से एक √2 ले लें, तो √2 में √2 से गुना हुआ तो 1 2 आ जाएगा, ओके। यदि यहाँ से फिर एक √2 ले लें, यहाँ से एक √2 ले लें, ये हमारा फिर 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से एक रूट 2, यहाँ से एक रूट 2, ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इधर का 2 खत्म हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक रूट 2 है, यहाँ पे एक रूट 2 है, तीन मिला के एक रूट 2 हो जाएगा। और चूंकि हमारा क्या बच जा रहा है, तो √3 बच जा रहा है, तो यहाँ से हम √3 ले लेंगे। अब इसको गुना कर लेते, ये होता है हमारा 16 हो जाएगा और ये हमारा √3 हो जाएगा, ठीक है। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। आई होप सभी ने इसको समझा होगा। तो इस तरह के प्रश्न को आप क्या कीजिए, गुणनखंड करके इस प्रकार से तोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ट्रिग्नोमेट्री से है कि √3 tan थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा हो तो sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा का मान बताइए। देखिए √3 tan थीटा इक्वल टू दिया है कितना, 3 sin थीटा। तो अभी हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, एक तो हम क्या कर सकते हैं, इस √3 को √3 रहने दीजिए और इस tan को हम लिख सकते हैं sin थीटा, अपॉन में कितना लिख सकते हैं, तो cos थीटा लिख दिए। उसी तरह इधर 3 sin थीटा है। अब देखिए इस साइन से ये पूरा साइन कट गया क्योंकि ऊपर-ऊपर वाला कट जाता है। उसी तरह इस 3 से इस √3 को कटेगा ना, तो इधर √3 आएगा, ठीक है? इधर √3 आएगा, तो इधर हमारा केवल बच गया है कितना 1/cos थीटा और इधर हमारा कितना बच गया है √3 बचा है कि नहीं? ये दिख रहा है आपको? यदि हम cos को ऊपर ले जाएँ, यदि हम cos थीटा का मान निकालेंगे, तो ये भी हमारा उलट जाएगा यानी ये हो जाएगा हमारा 1/√3। ओके, आई होप सभी ने समझा। इतना मान हमने निकाल रखा। अब देख सकते हैं हमको चाहिए क्या? हमको चाहिए sin स्क्वायर थीटा और माइनस cos स्क्वायर थीटा का मान। और आप यहाँ पे एक बात नोट कीजिएगा कि हमें केवल कॉस का मान मालूम है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, साइन को हटाने का प्रयास करेंगे। तो साइन को हटाने का एक फ़ॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन का फ़ॉर्मूला इतना तो इतना रख दिए और एक पहले से दिया है माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। इतना हो गया, ये हुआ 1 और माइनस में कॉस है, माइनस में कॉस मिलकर हो गया माइनस में 2 कॉस स्क्वायर थीटा। हो गया कि नहीं? तो ये हो गया हमारा 1 और माइनस यहाँ से 2 और यहाँ से कॉस थीटा का मान रख दीजिए। तो ये हो जाएगा 1/√3 का स्क्वायर, ठीक है? यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा 1 माइनस ये हो जाएगा 2 गुने 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3 हो गया। इधर हम आगे चलते हैं, ठीक है? ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस ये 2 में 1 से गुना हुआ तो 2/3 हो गया। यहाँ से लघुत्तम लीजिए 3 एकम 3 में से 2 गया तो 1 बटे 3, ठीक है? दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट हो जाएगा। तो देखिए कितने बड़े-बड़े प्रश्न हैं, पर क्या करना पड़ेगा आपको, बनाना तो पड़ेगा ही, ठीक है? तो आप यदि ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा तो ये सभी प्रश्न आपके ज़ुबान पे रहेंगे। जब भी आप देखिएगा तो फटाक से उसको लगा सकते हैं। तो रिवीजन करते रहिए, ठीक है? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इसलिए मैं बोलता हूँ प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक 6 मीटर ऊँचे खंभे की छाया 2√3 मीटर लंबी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण बताइए। तो देखिए जितने भी हमने पिछली वीडियो बना रहे थे उसमें इस तरह के बहुत से प्रश्न आपको देखने को मिले होंगे और यदि आपने पूरे वीडियो को देखा होगा तो ये प्रश्न बनाने में आपको एकदम ईज़ी लगेगा, ठीक है? ये क्या बोल रहा है कि एक क्या है, खंभा है। एक खंभा किस इस तरह खड़ा होता है। अरे यार! कैसे बनाएँ? आइए इसको थोड़ा अच्छे से बनाने का प्रयास करते हैं। ओके? खंभा कैसा होता है? तो खंभा हमारा इस तरह खड़ा होता है कि नहीं? तो खंभा ये जो है ना इस खंभा की लंबाई दिया है 6 मीटर। खंभा की लंबाई दिया है कितना, 6 मीटर और कह रहा है कि जब सूर्य पड़ रही है, मान लीजिए इधर से कोई सूर्य पड़ेगी, इस खंभा की छाया कहाँ बनेगी, तो ज़मीन पे बनेगी। तो ये खंभा की जो छाया बन रही है ना,
वही इधर बन रही है। ये कितनी बन रही है? इसकी लंबाई दिया है कितना? 2√3 मीटर, 2√3 मीटर। ओके, अब हमको बोल रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण बता दीजिए। तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होता है? सूर्य का उन्नयन कोण का मतलब हुआ कि यहाँ से ये वाला एंगल हमको बता देना है केवल, ठीक है? ये वाला एंगल पूछना है। देखिए, जब भी आपको हाइट एंड डिस्टेंस से प्रश्न आए तो एक छोटा-सा रफली चित्र बनाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि चित्र नहीं बनाते हैं तो आपका ऑप्शन गलत हो सकता है, ये मेरा मानना है, ठीक है? तो एक चित्र छोटा-सा बना लीजिएगा और उस पे कार्य कर सकते हैं। हम देख सकते हैं, हमको थीटा का मान निकालना है, तो ये लंब है, आधार है, तो लंब आधार tan देता है, तो tan का फ़ॉर्मूला लगा देंगे। देखेंगे tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब हमारा दिया है 6 मीटर और आधार दिया हमको 2√3 मीटर। ओके, इतना दिया है, इस मीटर से मीटर को काट देंगे, ये हो जाएगा हमारा tan थीटा बराबर, ये 2 से 6 भी कट रहा था कितना 3 मरतबे, इधर हो गया 3, इधर हो गया √3। ओके, अब देख सकते हैं इस tan थीटा को हम लिख सकते हैं इस तरह, इस देखिए ये ऊपर वाला जो 3 है इसको हम लिख सकते हैं √3 गुने √3। अच्छा, नीचे √3 है तो √3 रहने दीजिए, इस √3 से एक √3 को काट दीजिए, तो tan थीटा बराबर हमारा कितना बच गया? √3। अच्छा, हम जानते हैं कि जो √3 होता है वो tan कितना का मान होता है? तो tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। यदि tan की तुलना tan से किया जाए, यहाँ से सूर्य का उन्नयन कोण यानी थीटा का मान कितना निकल के आ गया? 60 डिग्री, ठीक है? दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। तो इस प्रकार से यदि इस तरह के प्रश्न को आपको टाइम नहीं लगना चाहिए, केवल 10 से 15 सेकंड में इस प्रकार से आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सरल रेखाएँ x = -2 तथा y = 3 का कटान बिंदु है। देखिए, इस तरह के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे जा सकते हैं। x का मान दिया है कितना? -2 और y का मान दिया है कितना? 3 दिया है। हमको पूछ रहा है कि इसका कटान बिंदु क्या होगा? तो कटान बिंदु क्या होता है? वही होता है x, y। कटान बिंदु क्या होता है? x, y होता है। तो x, y निकाल लीजिए, x का मान -2 रख लीजिए और y का मान देख लीजिए, तो -2, 3 कहाँ पे दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट, ठीक है? तो इस तरह के प्रश्न आपसे छूटने नहीं चाहिए। 10 से 5 सेकंड में ये आपको बन जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? त्रिभुज चैप्टर से है कि त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीईएफ समरूप है। ओके, दोनों का क्षेत्रफल क्रमशः 9 तथा 16 वर्ग सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि ईएफ इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर हो तो बीसी सेंटीमीटर में कितना होगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आइए इसको विजुअलाइज कराते हैं, ठीक है? देखिए, त्रिभुज के प्रश्न से बहुत बच्चे डरते हैं, पर डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे समझ सकते हैं, एक ये ट्रायंगल ले लेते हैं हम, ओके, और यहाँ पे एक और ट्रायंगल लेते हैं। दो ट्रायंगल काम है। अच्छा, यहाँ पे हम ले लिए 2 ट्रायंगल, दोनों का नामकरण करते हैं। एक का नाम ले लेते हैं ए और इसको बी दे देते हैं, इसको सी दे देते हैं और इसका नाम देते हैं क्या है? तो डी, ई और एफ। जो बोल रहा है तो उसको लिख दिए, क्योंकि ये दोनों क्या है? आपस में समरूप है। ओके, ये दोनों त्रिभुज क्या है? आपस में समरूप है और दोनों के क्षेत्रफल भी दिया है। अति ईएफ का मान दिया इतना और बीसी के मान पूछ रहा है, तो हम लोग जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुज के, देखिए ये तो आपको याद होना चाहिए कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके उनकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो दो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात का मतलब क्या होगा? एक का अनुपात कितना है? 9 है और दूसरा का अनुपात सॉरी, एक का मान कितना है? 9 और दूसरा का मान कितना है? 16। तो इसका अनुपात हो गया। तो इनका अनुपात किसके बराबर होगा? तो इनके भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। हम देख सकते हैं, हमको बीसी चाहिए तो बीसी ले लेंगे। ओके, अब बीसी का वर्ग करेंगे कि वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। उसके बाद क्या, इसके इसके समरूप क्या होगा? तो इसके समांतर क्या होगा? तो ये हमारा ईएफ हो जाएगा। बीसी की इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? ईएफ हो जाएगा। इसका अनुपात हम देख सकते हैं, जो बोले वही लिखे हैं कि दो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ओके, तो यहाँ तक हो गया। अब हम लिखेंगे इसको 9/16। ओके, और यहाँ से हम क्या करेंगे? इस बीसी तो निकालना है तो बीसी को इस तरह स्क्वायर छोड़ देंगे और ईएफ का मान दिए, ईएफ का मान कितना है? 4.2 है और 4.2 का स्क्वायर बोल रहा है, कहने का मतलब कि 4.2 दो बार दिया है। 4.2 गुने 4.2 इतना हो गया। अब बीसी स्क्वायर का निकालना है मान हमें, यदि हम इससे तिरछा गुना कराए तो ये हो जाएगा हमारा 16 और गुने में बीसी का स्क्वायर बराबर, यदि इस तरह तिरछा गुना करें तो ये हो जाएगा हमारा 9 गुना 4.2 गुने 4.2। ओके, यदि केवल हम बीसी स्क्वायर का मान निकाले तो बीसी स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा? 9 गुना 4.2 गुने 4.2, ठीक है? और बटा में कितना हो जाएगा हमारा? ये गुना में था 16 के इधर बटा हो गया। तो यहाँ पे स्क्वायर का मान इतना है, तो यदि हम केवल बीसी का मान निकालेंगे तो ये अंडर रूट में चला जाएगा। अंडर रूट में क्या चला जाएगा? अंडर रूट में आ जाएगा एक 9 और गुने 4.2 गुने 4.2, अब आटा नीचे कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से देखिए, इस 9 का वर्गमूल निकालिए तो 3 आएगा। ओके, देखिए ये 4.2 दो बार है तो एक 4.2 बाहर आ जाएगा। अच्छा, इसे 16 का वर्गमूल निकालिए तो 4 बाहर आ जाएगा। ओके, अब गुना कर लीजिए तो ये कितना हो जाएगा? 3 दूनी के 6 और ये 3 चौके 12, इतना आ गया। अब बटे नीचे कितना है? 12 है।
अब इसमें भाग कर लीजिए, यदि आप भाग कीजिएगा इन दोनों में तो ये हमारा कितना आता है 3.15 क्या आ जाएगा हमारा सेंटीमीटर आ जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम नोट कर सकते थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि किसी त्रिभुज के तीनों लंब के मिलान बिंदु को कहते हैं। आइए ये क्या कहना चाहता है, एक बड़ा सा हम ट्रायंगल बनाते हैं, इतना बड़ा ट्रायंगल बनाया ताकि आपको अच्छे से समझा सके। यदि नहीं समझ में आए तो आप एंड में जरूर बताइएगा समझ में नहीं आया, पर ये समझ में जरूर आना चाहिए। क्या बोल रहा है कि किस त्रिभुज के तीनों लंब के मिलान बिंदु को क्या कहते हैं। तो त्रिभुज में सबसे पहले ये जानिए, किस किसी भी त्रिभुज में कोई भी त्रिभुज हो तो उसमें 3 भुजाएँ होंगी, ये एक पहली बात। दूसरा बात क्या होगा, उसमें 3 शीर्ष होंगे। तीसरी बात क्या हुआ कि उसमें 3 कोण बनेंगे, ठीक है। चौथी बात क्या होता है कि किसी भी त्रिभुज में 3 लंब होते हैं। कैसे लंब होते हैं कि त्रिभुज के शीर्ष से, ठीक है, त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया डाली गई रेखा क्या होती है, लंब होती है। तो ये जिससे सामने वाली भुजा पे क्या हुआ, लंब हो गया। उसी तरह ये एक यहाँ से बनेगा, यहाँ से इस प्रकार से बनेगा और एज़ वेल एज़ यहाँ से भी बनेगा। ओके? यहाँ से इस प्रकार से बना। इसमें हमने देखा कि इस त्रिभुज में 3 क्या हुए, लंब बने। ये लंब का मतलब क्या होता है, यहाँ से 90 डिग्री का कोण ये बनाएगा, यहाँ पे भी ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा और उसी तरह यहाँ पे भी ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। और जो इसका ये मिलान बिंदु आया ना, ये वाला बिंदु, इसी को पूछ रहा है कि क्या बोलते हैं। तो लंब है ना, ये तीनों क्या है, लंब है। तो लंब के मिलान बिंदु को लंब केंद्र कहते हैं। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पर कभी-कभी बोर्ड एग्जाम में पूछ देता है कि त्रिभुज के तीनों माध्यिकाओं के मिलान बिंदु को क्या कहते हैं। तो माध्यिका क्या होती है, इसको मैं थोड़ा नोट करना चाहूंगा। तो देखिए, त्रिभुज के जो सामने वाली भुजा होती है ना, शीर्ष के सामने वाली जो भुजा होती है, माध्यिका उस भुजा भुजा को बराबर-बराबर भागों में बाँटती है। कहने का मतलब मान लीजिए यदि यह रेखा इस भुजा की माध्यिका हुई, तो ये रेखा को, ये माध्यिका जो है ना, इस रेखा को बराबर-बराबर भागों में, 2 बराबर-बराबर भागों में बाँट देगी। उसी तरह ये भी माध्यिका इसको 2 बराबर भागों में बाँटेगी, उसी तरह ये भी माध्यिका इसको 2 बराबर भागों में बाँटेगी। तो माध्यिका में लंब में यही अंतर होता है, जो लंब होता है वो सामने वाले भुजा पर 90 डिग्री कोण बनाता है और जो माध्यिका होता है वह सामने वाली भुजा को बराबर-बराबर भागों में काटती है। ओके? तो माध्यिका जो होता है ना, देखिए, लंब के मिलान बिंदु को लंब केंद्र बोलेंगे, क्योंकि इसका आंसर हुआ। पर पूछता है कि माध्यिका के मिलान बिंदु को क्या कहते हैं, तो माध्यिका के मिलान बिंदु को केंद्रक बोला जाता है। ये भी आप नोट कर सकते हैं। त्रिभुज के तीनों माध्यिकाओं के मिलान बिंदु को केंद्रक बोला जाता है। आई होप सभी ने इतने बात को नोट किया होगा और आज के बाद गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 2 वृत्त, ठीक है, बाहर से एक दूसरे को छूते हो तो दोनों वृत्त से एक साथ गुजरने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या कितने हो जाएंगे। कुछ बच्चे इसमें 1 लगाएंगे, कुछ बच्चे 2 लगाएंगे, पर अभी आपको इस पे डिटेल में जानना जरूरी है। आइए डिटेल में बताते हैं, इसको हम बनाकर चित्र बताते हैं ताकि आपको कभी भी यह गड़बड़ी नहीं हो। मान लेते हैं ये एक हमारा वृत्त है। ओके, यह एक वृत्त है और दूसरा मान लेते हैं यह हमारा दूसरा यह वृत्त है। दूसरा मान लेते हैं हमारा वृत्त है और ये कह रहा है, ये दोनों वृत्त है ना, ये क्या कर रहा है, बाहर से एक दूसरे को छू रहा है। तो बाहर से इसको हम छुआते हैं। देखिए, दोनों बाहर से छू रहा है कि नहीं, दोनों आपस में बाहर से एक दूसरे को क्या कर रहा है, छू रहा है। तो बोल रहा है कि उसके बाद क्या बोल रहा है कि दोनों वृत्त एक साथ गुजरने वाले, दोनों वृत्त से एक साथ गुजरने वाले स्पर्श रेखा की संख्या कितनी हो जाएगी। यानी इन दोनों वृत्त से कितनी स्पर्श रेखाएं हम खींच सकते हैं। तो कितने खींच सकते हैं, सिंपल से आप ये देखिएगा, तो देखिए कहाँ कहाँ हम खींच रहे हैं, इसको ध्यान से आप देख सकते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ से एक यह वाली स्पर्श रेखा, यह स्पर्श रेखा होती है कि ये जो स्पर्श रेखा है, ये इन दोनों वृत्त को टच कर रही है। साथ ही साथ यदि हम देखें तो यहाँ पे भी इस प्रकार से हम खींच सकते हैं। यह एक और स्पर्श रेखा, ठीक है। ये थोड़ा उल्टा बन गया, ये थोड़ा ऊपर आएगा, ठीक है। हाँ, इस प्रकार से, ठीक है। इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। देख सकते हैं ये दोनों वृत्त को टच कर रहे हैं कि नहीं। उसी तरह यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, 2 स्पर्श रेखाएँ ले सकते हैं। यहाँ से ये वाला और यहाँ से ये वाला। तो आप देख सकते हैं, आपको आप क्या होगा, विजुअलाइज़ हो रहा होगा, इस पे हमने कितने स्पर्श रेखाएँ खींचे। एक तो ये वाला, एक 2, एक 3, कुल मिलाकर कितने हुए, 3 हुए। इसका आंसर ना तो 1 होगा ना 2 होगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3 हो जाएगा। आइए अब सभी ने समझा होगा। यदि प्रश्न में पूछा जाता कि किसी एक वृत्त पर, 2 वृत्त नहीं, किसी एक वृत्त से किसी बाह्य बिंदु से उस वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएँ खींची जा सकती है, तो उसका आंसर 2 हो जाता है। ओके? और यहाँ पे इसका आंसर क्या चला जाएगा, 3 चला जाएगा। आइए सभी ने समझा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। एक घन का आयतन दिया है इतना सेंटीमीटर क्यूब, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल
क्या होगा, ठीक है? तो देखिए कुछ बच्चे क्या होते हैं कन्फ्यूज़ रहते हैं और यदि सच माने तो बच्चे पूछेंगे, गुरुजी यहाँ पर समझ में नहीं आता है कि प्रश्न में पृष्ठ क्षेत्रफल बोलता है तो हम वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें या कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें? तो आइए आज इस बात को हम क्लियर कर देते हैं। जब भी आपको पूछे कि इसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकालें, केवल पूछे कि पृष्ठ क्षेत्रफल निकालें, तो आपको मान के चलना है कि यह कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल रहा है, ओके? क्या बोल रहा है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने को बोल रहा है। यदि एग्ज़ामिनर जो होगा उसको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकलवाना होता, तो वह प्रश्न में डायरेक्ट बोलेगा कि इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालें। यदि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं बोला गया है, तो आप समझ जाइए कि यह बोल रहा है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आई होप ये आपका डाउट क्लियर हुआ होगा और इसका आंसर क्या होगा आइए बनाते हैं। घन का आयतन दिया है, तो घन का आयतन कितना होता है बताइए हमको? घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, होता है कि नहीं? तो भुजा क्यूब होता है और इसी भुजा क्यूब का मान दिया है कितना? 2744 सेंटीमीटर क्यूब, इतना दिया है। इस भुजा क्यूब को हम उसी तरह रहने देते हैं, ठीक है? इस भुजा क्यूब को उसी तरह रहने देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम 2744 को हम कितना लिख सकते हैं? तो 14 सेंटीमीटर का क्यूब लिख सकते हैं क्योंकि 14 को हम 3 बार जब गुना कराएँगे तो इतना ही आने वाला है। आने वाला है कि नहीं? तो हम देख सकते हैं इन दोनों का घात समान है, तो बेस भी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। यानी कि भुजा कितना निकल के आ गया? तो भुजा हमारा निकल के आ गया है 14 सेंटीमीटर। ओके, आई होप सभी ने समझा होगा। अब हमको बोल रहा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें, तो वही बात आ गई। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब कितना होता है? तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल में यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल रहा है। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? हम यहाँ पे लिख देते हैं। कितने बच्चों को याद नहीं होगा घन का कुल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? ये होता है हमारा 6 गुने का भुजा में स्क्वायर, ओके? साथ-साथ यदि आपको पूछा रहा था कि घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्र बताइए तो वो भी बताया तो उसका होता है 4 गुने भुजा स्क्वायर। पर यहाँ पे हमको निकालना है 6 और गुने भुजा बोले तो 14 का स्क्वायर, यानी कि 14 का स्क्वायर मतलब 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। 14 का स्क्वायर 196 होता है तो वही कर दिया हम। इसलिए आप गुना कर देते 6 छक 36 के 6 हाथ में 3 और 6 नवा 54 3 57 के 7 हाथ में 5 6 एकम 6 या 5 11 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट हो जाएगा। तो आइए अब सबने समझा होगा। हम क्या करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छे इस पे प्रश्न है और देखिए यदि आप सभी मॉक टेस्ट जितने मॉक टेस्ट हमने बना रखे हैं यदि सभी मॉक टेस्ट यदि आप लगा लेते हैं तो दावा है कि आपके 50 पे 50 ऑब्जेक्टिव नहीं होने वाला है। एक भी ऑब्जेक्टिव गलत नहीं होगा क्योंकि मैंने इसमें हर एक प्रकार का क्वेश्चन रखने का प्रयास किया है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बोल रहा है कि माध्य एक्स माध्यिका वाई तथा बहुलक जेड के बीच संबंध है। तो आपको बताया होगा मैंने भी अपने कई वीडियो बताया है कि एक बहुलक निकालने का फॉर्मूला होता है। बहुलक ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं थोड़ा बहुलक, ओके? बहुलक बहुलक निकालने का एक फॉर्मूला होता है, यदि आपने याद किया होगा तो बहुत अच्छा है। होता है 3 गुने माध्यिका, ठीक है? 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। कितने बच्चों को ये फॉर्मूला मालूम है कमेंट में बताइएगा। बहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य, इतना होता है। तो बहुलक को यहाँ पे क्या माना है? जेड, तो बोले तो जेड ये बराबर है किसके? 3 अगुणे माध्यिका को क्या माना है? तो माध्यिका को y माना है माइनस 2 अगुणे माध्य को क्या माना है? x माना है। यानी कहने का मतलब है z इक्वल टू 3y माइनस 2x। इतना हमको चाहिए। कितना चाहिए? इतना हमको चाहिए। किसी भी हालत में हमको इतना चाहिए। तो अब हम देख सकते हैं यहाँ पे हमको क्या चाहिए? 3y चाहिए और देख सकते हैं यहाँ से ये y कट जा रहा है। इसमें तो y बचा ही नहीं, यानी कि ये ऑप्शन गलत। अब हम कुछ ऑप्शन काट सकते हैं। कैसे काट सकते हैं? अब हम देखें क्या, चलिए इस वाले ऑप्शन को चेक करते हैं। ऑप्शन ए को हम चेक करने चले, तो ये हमारा x माइनस वाई हो जाएगा, ओके? और यहीं पे गुना करा रहे हैं हम, 3 से इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3z। अब माइनस हो जाएगा कितना? तो 3 में y से गुना हुआ तो 3y हो गया। तो हम देख सकते हैं 3y तो है, एकदम सही है। और यहाँ पर z जो है ना, वह 3 गुना आ गया है। अब बताइए हमको यहाँ पे z 3 गुना दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। यानी कहने का मतलब ये भी ऑप्शन गलत, एकदम सही मत है। यदि हम बी नंबर को चेक करने चले, तो बी में क्या है? x माइनस जेड इक्वल टू कितना है? 3। देखिए यहाँ पर 3 में गुना करा रहा है, ये हो जाएगा 3x माइनस में हो जाएगा 3y। तो ठीक है, यहाँ पे हम समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 3y भी दिख रहा है, ओके? 3y दिख रहा है और उसके साथ एक z भी दिख रहा है और ये 3x ये इधर-उधर होकर हो सकता है। तो आइए इसको हम तोड़ के देखते हैं और थोड़ा इधर-उधर करते हैं। इस 3y यहाँ पे प्लस दिख रहा है ना, तो इसको हम प्लस करने के लिए इधर लाएँगे। ये 3y प्लस में हो गया, ओके? अब 2x हमको माइनस में दिख रहा है, तो ये प्लस में है तो इसको भी माइनस में लाएँगे। तो पहले से इधर एक x है, ओके? और ये 3 गो x इधर आके हो गया माइनस में 3x। हो जाएगा कि नहीं? अच्छा, ज़ेड हमको प्लस में चाहिए तो ये माइनस में दिख रहा है, इसको उधर भेज दीजिए, तो ये ज़ेड हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं ये हो जाएगा 3y
ये हमारा देखिए ये एक्स में से 3 एक्स गया तो हो जाएगा माइनस में 2 एक्स बराबर जेड। आप देख सकते हैं ये जो मान आया ना वो सेम टू सेम वही मान है। ये जेड बराबर 3y माइनस 2 एक्स, यहाँ पे जेड बराबर 3y माइनस 2 एक्स। यानी कहने का मतलब ये जो हमारा ऑप्शन बी है यही क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, क्योंकि इससे ये मैच कर रहा है। आइए आप सभी ने समझा होगा, इस प्रकार से आप एलिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा और यहाँ पर आ गया है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, थोड़ा धीरे काम कर रहा है कि एक थैले में 8 सफेद तथा 6 काली गेंद है। यदि एक गेंद यदि छाया निकाला जाता है तो उसके सफेद नहीं होने की प्रायिकता बताइए। कुछ बच्चे क्या करेंगे, इतना रफ्तार से क्वेश्चन बनेंगे कि बोल देंगे उसके सफेद होने की, सफेद से भाग कर देंगे, गलती हो जाएगा। यहाँ पे बोल रहा है नहीं, यहाँ पे गौर दीजिए क्या बोल रहा है कि नहीं होने की, सफेद नहीं होना है, सफेद नहीं होना है। तो अब बताइए प्रायिकता हम कैसे ज्ञात करते हैं? प्रायिकता ज्ञात करने के लिए टोटल को हमेशा नीचे रखा जाता है। तो हम देख सकते हैं कि 8 सफेद है और 6 काली है, तो यानी टोटल कितने गेंद हो जाएगी? तो 8 6 14, तो 14 को हम तो क्या करेंगे, टोटल परिणाम को हम लोग हमेशा नीचे रखेंगे। अब क्या करेंगे, हमारा कुल संभावित परिणाम कितना हो गया? 14 हो गया। अनुकूल परिणाम की संख्या कितनी है? तो क्या बोल रहा है हमको? बोल रहा है सफेद नहीं होने की प्रायिकता। तो अब देख सकते हैं इसमें 8 गो सफेद है और 6 गो काली है, तो सफेद नहीं होने का मतलब क्या हुआ कि यानी काली होना चाहिए। या 2 प्रकार से इसको हम बना सकते हैं, या तो आप सफेद होने की प्रायिकता निकाल लीजिए और एक में से घटा दीजिए तो नहीं होने की निकल जाएगा। इस तरह भी हो सकता है, या कहने का मतलब हमारा हो गया कि सफेद नहीं के बोल रहा है तो हमको सफेद नहीं चाहिए, यानी कहने का मतलब काली चाहिए, तो काली कितना है? 6 है। अब इसी को काट दीजिए, ये 2 से 3 मरतबे कटा और 2 से ये कितना, 7 मरतबे कटा। यदि हमने जो पिछले वाला बताया उसी तरह से बनाएगा तो 20 का आंसर 3/7 ही आने वाला है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इस तरह के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इस तरह के प्रश्न को आप अच्छे से समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा। अरे इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो हम लोग देख सकते हैं कि बोल रहा है पहला में कि सभी परिमेय संख्या वास्तविक है। तो एकदम सिंपल सही बात है। ये हमारा क्या होता है? संख्या रेखा होता है और संख्या रेखा पर क्या होती है? तो सबसे पहले संख्या रेखा पर जितनी भी संख्या होती है क्या होती है? वास्तविक संख्या होती है। संख्या रेखा पर जितनी भी संख्या होती है वो क्या होती है? तो वास्तविक संख्या होती है। अब अच्छा, वास्तविक संख्या में 2 प्रकार आ जाएँगे, एक तो होता है परिमेय और एक होता है अपरिमेय। तो वही बोल रहा है कि जितने भी परिमेय होंगे वो वास्तविक होंगे। तो देखिए यहाँ पे जो परिमेय होगा वो वास्तविक से माना जा रहा है, एकदम सही बात है। यानी ये वाला लाइन सही कह रहा है, ठीक है? अच्छा, अच्छा, ये भी सत्य है। अब पूछा गया है कि सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक है, तो सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक है, ये भी सही है, एकदम सही है। क्योंकि अपरिमेय संख्या वास्तविक में समा जा रहा है, ये भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछा गया है कि सभी वास्तविक संख्या परिमेय होती है। यहाँ पे सोचने वाली बात है कि सभी वास्तविक जो संख्या होगी, वो केवल परिमेय होगी। तो एकदम गलत बात है। क्यों गलत? क्योंकि जितनी भी हमारी वास्तविक संख्या होती है, वह परिमेय भी होती है और साथ-साथ क्या होती है? तो अपरिमेय भी होती है। इसका बोलना है कि सभी वास्तविक संख्या परिमेय है, जो कि एकदम क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कुछ नीचे बोला है कि सभी प्राकृत संख्याएँ पूर्ण होती है, तो सभी प्राकृत संख्याएँ पूर्ण होती है, एकदम होती है, क्योंकि पूर्ण संख्या हमारा 0, 1, 2 इस तरह से स्टार्ट होती है और प्राकृत संख्या हमारा 1, 2 से स्टार्ट हो रही है। हम देख रहे हैं जो प्राकृत संख्या है, यह क्या हुआ? पूर्ण में समा जा रहा है। यानी इसका कहने का मतलब है सभी प्राकृत जो होगा, ये सभी प्राकृत होगा वह पूर्ण होगा। एकदम सही है। ये 3 ऑप्शन क्या है हमारे? सही है और ये क्या ऑप्शन क्या है? गलत है। पूछा क्या था कि इनमें से कौन-सा कथन सत्य है? ये कैसा प्रश्न हो गया? क्योंकि सत्य है तो एक ही सत्य होना चाहिए था, पर यहाँ पे तो 3-3 सत्य हो रहा है। तो हो सकता है कि क्वेश्चन थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, यहाँ पर क्या असत्य बोला गया होता, असत्य बोला होता तो यह आंसर हो जाता। यानी मैं इसको अच्छे से समझाऊँ, ये कहने का मतलब ये वाला लाइन सत्य है और ये वाला भी सत्य है, ये वाला सत्य है और ये वाला क्या है? असत्य हो जाएगा। प्रश्न थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा इधर-उधर हो सकता है, पर यहाँ से आप भावनाओं को समझने का प्रयास कीजिए। क्या प्रश्न बोल रहा है और क्या हमने सीखा, ओके? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि किसी बेलन के आधार का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तथा ऊंचाई 7 सेंटीमीटर हो तो इसका आयतन बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बेलन के आधार बोल रहा है, तो बेलन हम बनाने का प्रयास करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अच्छा, ये हमारा बेलन हुआ। बेलन किसका होता है? हाँ, यहाँ पे बेलन दिया गया है। तो ये हमारा बेलन, कुछ बेलन हो गया। अब हमको देखिए कह रहा है कि बेलन के आधार का क्षेत्रफल दिया है, तो बेलन का आधार यही ना है, ये किसका दिख रहा है आपको? वृत्त वाला दिख रहा है। तो बेलन का आधार का क्षेत्रफल बोलने का मतलब वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल का मतलब हो गया पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर का मान दिया है कितना? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपने बोला एकदम सही। पूछ रहा है और दूसरा क्या दे रहा है? ऊँचाई दे रहा है, यानी इसका ऊँचाई यानी एच का मान दे दिया है कितना? हमको एच का मान दे दिया है 7 सेंटीमीटर। हमको क्या बोल रहा है कि बेलन का आयतन बताइए। हम लोग जानते हैं कि बेलन का आयतन होता है 1/3 और इंटू सॉरी, 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 थोड़ा मिस्टेक हो गया।
बेलन का आयतन केवल होता है कितना, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ से मान रख सकते हैं, तो पाई आर स्क्वायर का एकदम मान दे रखा है कितना, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एच का मान दिया है कितना, 7 सेंटीमीटर। केवल हम गुना करा देंगे तो 3 7 21 210 सेंटीमीटर स्क्वायर में सेंटीमीटर से गुना हुआ तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 210 सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट। ओके, ये थोड़ा आसान प्रश्न था, आई होप सभी ने इसको नोट किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4ax प्लस 2a प्लस 1 का समान मूल हो तो ए का मान बताइए। एक द्विघात समीकरण हमको दिया गया ए एक्स स्क्वायर माइनस 4ax प्लस 2a प्लस 1, ठीक है, इतना दिया गया है, यानी इतना बराबर 0 दिया गया है। तो बोल रहा है कि इस द्विघात समीकरण का मूल क्या है, समान है। हम लोग जानते हैं किसी भी द्विघात समीकरण का मूल समान हो तो उसमें जो विविकर डी होता है ना, वह 0 की इक्वल हो जाता है कि नहीं। अब डी का मान यहाँ से क्या होता है, डी का मान होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये भी 0 की इक्वल हो जाएगा। बी का स्क्वायर बोले तो बी क्या होता है, एक्स का गुना, तो एक्स कितना है यहाँ पर, माइनस 4a का स्क्वायर और माइनस 4 अब गुण ए कितना है, तो ए की जगह पे ए ही दिया है, और सी कितना है, तो सी ये पूरा बन जाएगा, ये पूरा सी बन जाएगा। तो ये कितना है, 2a प्लस 1। ये भी ये भी क्या हो जाएगा, 0 की इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 4 चौके 16 ए स्क्वायर। अच्छा देखिए यहाँ पर ये माइनस हो रहा है, ये माइनस हो रहा है। अच्छा माइनस को इधर छोड़ते हैं, देखिए ये इसको हम क्या करते हैं, माइनस को रहने देते हैं इसी तरह, और इसको हम पोस्ट में ले लेते हैं। ये हुआ 4 दूनी सॉरी 4a, 4 में जब ए से गुना होता है 4a हुआ, और 4a में जब 2a से गुना करें तो ये हो जाएगा 8a स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा। उसी तरह 4a में जब आप प्लस 1 से गुना कीजिएगा ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस में 4a हो जाएगा। आइए आप सभी ने समझा। अब क्या कीजिए, 16a स्क्वायर माइनस इधर गुना करिए तो ये हो जाएगा माइनस में a स्क्वायर, ये माइनस में 4a इक्वल टू 0। तो हम क्या कर सकते हैं कि 16 को ए स्क्वायर में से 8 को ए स्क्वायर गया तो 8 को ए स्क्वायर माइनस 4a बराबर 0। इन दोनों में से हम 4a कॉमन ले ले, इसमें हमारा 2a बचेगा, इसमें माइनस 1 बराबर 0। ये 4a गुना में दिख रहा है, इधर आ गया, ये हमारा 0 हो गया। तो 2a माइनस 1 बराबर 0। यहाँ से फाइनली a का मान निकला तो माइनस 1 इधर आके प्लस 1, और ये 2 गुना में इधर आके भागा हो गया। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तीन ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं किस तरह से था, इसको आपने नोट किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज का क्या होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यदि 2 cos 2 थीटा इक्वल टू 1 हो तो tan 3 थीटा का मान बताइए। ये आप देख सकते हैं, कह रहा है 2 cos 2 थीटा बराबर 1, तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे cos 2 थीटा का मान निकालेंगे। ये हमारा 1 हुआ, 2 गुना में था, इधर आके भागा हो गया। ये cos 2 थीटा बराबर आपको बताइए, तो 1/2 cos कितना का मान होता है, तो cos 60 डिग्री का मान होता है। ओके, तो यहाँ से देख सकते हैं cos की तुलना cos है तो थीटा की तुलना थीटा से, यानी 2 थीटा बराबर निकल के आया 60 डिग्री। यहाँ से यदि हम केवल थीटा का मान निकाले, ये 2 से ये कट के कितना मतलब है, 30 डिग्री। अब हमको निकालना है कितना, tan 3 थीटा का मान। हो रहा है कि tan 3 थीटा का मान बताइए, ये हो जाएगा हमारा tan, ये हमारा 3 है गुणित थीटा का मान 30 डिग्री, ये हमारा हो जाएगा tan 90 डिग्री। और हम लोग जानते हैं कि tan 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो tan 90 डिग्री का मान हमारा अपरिभाषित हो जाता है। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। आई होप सभी ने नोट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होना है। पर 173x प्लस 197y इक्वल टू इतना तथा 197x y 221, तो x y का मान क्या होगा। तीस तरह के प्रश्न को आप ऑप्शन से एलिमिनेट कीजिए। कैसे, क्या कीजिए, जो मान दिया है वो एक्स वाई का मान दिया है, तो इसमें एक्स वाई का मान रखिए, जो इतना के बराबर आ जाएगा वही सही हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं, एक बात आप गौर कीजिए, यदि आप देख सकते हैं, यदि हम ये दो जो है ना, यदि दो यहाँ से हम गुना कराएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, या उस तरह मत समझिए, इस तरह समझिए। यदि ऑप्शन को काटना सीखिए, ये एक्स का मान 1 दिया है, तो हम जब इसमें गुना करेंगे तो 173 हो जाएगा। उसमें से क्या हो रहा है, इसका दुगुना घटाना है। जब 173 में से इसका दुगुना घटाएँगे, ये हमारा 200 300 के अप्रॉक्स में आ जाएगा, 300 प्लस कुछ आएगा। तो जब 100 में से 300 घटाइएगा तो नहीं आएगा, क्योंकि हमको प्लस में चाहिए। ये वाला तो ऑप्शन इसी तरह कट गया कि नहीं? उसके बाद देखिए आप, यहाँ पर 2 दिया है, ठीक है? यदि हम 2 से इसमें गुना करेंगे, ये हमें क्या आएगा, 300 साढ़े 300 के ऊपर आएगा। उसी तरह यदि हम -1 में इससे गुणा करेंगे, ये इतना ही रह जाएगा। तो साढ़े 300 में से यदि हम इतना घटाएँगे, फिर भी हमारा इतना नहीं आएगा, ठीक है? ये हम क्या कर सकते हैं, ऑप्शन रख कर चेक कर सकते हैं। सबसे पहले क्या कीजिए, आप 3 को इसमें रख दीजिए। ये हमारा हो जाएगा कितना, 173 गुणित 3 गुणा करा लीजिए। 3 तिया 9 और 7 तिया 51, इतना आ गया। अच्छा, -2 को इसमें रखिए, तो 197 में जब हम -2 से गुणा कराएँगे, ये हुए 7 दूनी की 14 और 19 दूना 38 एक 39, इतना आ गया। यानी कहने का मतलब 519 में से इतना को घटाना है। तो देखिए 9 में से जब हम 4 घटाएँगे तो कितना आ जाएगा, इकाई अंक से कीजिए। जब 9 में से हम 4 को घटाएँगे तो 5 आना चाहिए। पर हम देख सकते हैं यहाँ पे इकाई पे 9 दिया है, यानी ये भी ऑप्शन गलत। अच्छा, इससे चेक करते हैं ऑप्शन बी से।
x की जगह पे 2 रखना है तो 2 से गुना कराइए। 173 में आप 2 से गुना करा लीजिए, 173 में 2 से गुना, 2 तिया 6 17 दूना के 34। उसी तरह 197 में आप 1 से गुना कराइएगा तो 197 आएगा। देखिए यहाँ पर 6 में से 7 घटेगा, क्योंकि घटाना है। फिर घटाना नहीं, यहाँ पे तो जोड़ना है। यहाँ पे देख सकते हैं क्या करना है? जोड़ना है। तो जब आप इन दोनों को जोड़िएगा, ये तो पहले ही 149 से ज़्यादा आ जाएगा, ये भी गलत हो गया। तो देख सकते हैं 3 ऑप्शन कट गया, तो चौथा ऑप्शन अपने आप क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यदि आप सोच रहे हैं कि क्यों ना हम इसको प्रतिस्थापन विलोपन विधि से बना लें, तो यदि आप उस तरह से बनाने जाइएगा तो ये बहुत सारा टाइम ले लेगा। ओके? तो इस तरह से ऑप्शन से रख कर चेक कर सकते हैं कौन-सा ऑप्शन सही आ रहा है। आइए अब समझने का प्रयास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहा है कि एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 30% तथा 40% की वृद्धि हो जाती है, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत ही अच्छा। और इस तरह के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। देखिए, एक होता है लंबाई और एक होता है चौड़ाई। और आयत में लंबाई चौड़ाई देता है, तो देखिए इसका हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। यदि लंबाई भी बढ़े और चौड़ाई भी बढ़े, ठीक है? या हो सकता है एक बार क्या हो सकता है कि लंबाई घट जाए और चौड़ाई घट जाए, या हो सकता है कि लंबाई बढ़ जाए, चौड़ाई घट जाए, या हो सकता है कि लंबाई घट जाए और चौड़ाई बढ़ जाए। देखिए, ये 4 प्रकार से प्रश्न आपको बना सकता है। तो पूछ सकता है कि क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए, जब दोनों बढ़ जाए, दोनों लंबाई यदि बढ़ जाए, तो क्षेत्रफल निकालने का फ़ॉर्मूला क्या होता है? मान लेते हैं ये हमारा ए है और ये हमारा क्या है? बी है। जब लंबाई में वृद्धि हो, चौड़ाई में वृद्धि हो, तो सूत्र क्या होता है? परसेंटेज प्लस ए, उसके बाद होता है प्लस बी, प्लस में ए इंटू बी बटे 100। इस प्रकार से आप लगा सकते हैं। ओके, अब हम देख सकते हैं कि प्लस ए का मतलब हुआ लंबाई में कितना वृद्धि हुआ, तो 30 का, यानी प्लस 30। उसी तरह प्लस बी का मतलब हुआ चौड़ाई में कितना वृद्धि हुआ, तो प्लस 40। उसी तरह हम ए बी ने बी यानी कि 30 गुने 40 बटे में क्या हो जाएगा 100। ये दोनों शून्य से ये दोनों शून्य खत्म हो गया। 30 40 कितना हुआ 70 और प्लस ये 4 तिया के 12, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 82। ठीक है, यानी 82% की क्या हो रही है? देखिए ये जो आंसर है हमारा क्या प्लस में है, तो प्लस में क्या बता रहा है? प्लस बता रहा है कि क्या होगा? क्षेत्रफल में 82% की वृद्धि होगी। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। आप पूछेंगे यदि दोनों माइनस में दिया रहता यानी दोनों घट जाता तो क्या करते? तो दोनों जब घटेगा तो हम क्या करेंगे? तो उसी तरह घट रहा है यानी प्लस, बढ़ रहा है तो प्लस, घट रहा है तो माइनस कर देंगे, यानी माइनस ए। उसी तरह माइनस बी। और देखिए यहाँ पे डिसाइड करना होता है प्लस होता है कि माइनस। ये कैसे होगा? देखिए प्लस में प्लस से गुना हुआ तो प्लस, इसी तरह माइनस में माइनस से गुना हुआ तो प्लस, और ये हो जाएगा फिर ए बी बटे 100। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। आप बोलिएगा एक बढ़ जाए एक घट जाए तो क्या कीजिए? तो जो जो बढ़ रहा है उसको प्लस कीजिए, जो घट रहा है उसको माइनस कीजिए। ये बढ़ रहा है तो प्लस में ए, घट रहा है तो माइनस में बी, सॉरी प्लस में ए माइनस में बी। अब इन दोनों में गुणा करें तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा ए बी बटे 100। एक घट रहा है और एक बढ़ रहा है तो क्या कीजिएगा? तो पहले घट रहा है तो माइनस में, और फिर बढ़ रहा है तो प्लस में बी, और ये प्लस माइनस मिलके फिर माइनस हो जाएगा ए बी बटे 100। इस प्रकार से रख के आप क्या करते हैं? इनके मानों को निकाल सकते हैं। यदि आप सूत्र लगाइएगा, यदि उसको लंबाई में वृद्धि कराइएगा, लंबाई x मानिएगा, चौड़ाई x बनेगा, तो उतना तो टाइम हमें बोर्ड एग्जाम में होता नहीं है। ये जो हमने तरीका आपको बताया है, आई होप ये सबको थोड़ा हेल्प करेगा। तो आई होप आप सबने इसको समझा होगा और इसका आंसर ये हो जाएगा। आई होप सभी ने इस वीडियो को देखा होगा, और आज की वीडियो में बस इतना ही था। तो एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा आज की ये सेशन कैसा रहा? यदि पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपके एक-एक लाइक से हम मोटिवेट होते हैं और आपके लिए हम और भी अच्छी कंटेंट बनाने का प्रयास करते हैं। यदि आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और बाजू में जो बेल आइकन दिख रहा है उसमें प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कीजिएगा, ताकि इस तरह का नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचता रहे। मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय-बाय, धन्यवाद।